मुझे उनके पास ले चलो, अमित ने कहा। वो अपने पापा को सब बताने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। सभी आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आपको अभी उनके पास ले चलता हूं। ड्राइवर के जवाब देने के बाद उसने कार चालू की। जल्दी ही अमित सिंघानिया विला पहुंचे। अशोक हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो अमित उससे माफी मांगने लगा। इस मिशन के फेल होने के लिए आई एम सो सॉरी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसा पहली बार था कि वो अपने मिशन में फेल हो गया था, और वो भी इतनी जल्दी। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। अशोक ने उस पर गुस्सा नहीं किया। उसने अपना सर हिलाया और प्यार से कहा, पहले तुम आराम से बैठो और मुझे सब कुछ बताओ। छोटी से छोटी डिटेल भी मिस मत करना। हाँ। अमित अपने पापा के पास बैठा और मेड तुरंत उसके लिए उसकी फेवरेट ब्लैक टी लेकर आई। हर बार जब भी अमित किसी मिशन से वापस लौटता था और सारी रिपोर्ट अशोक को देता था, उसके पापा हमेशा उसके लिए ब्लैक टी बनवा कर रखते थे। और इस बार भी भले ही वो अपने मिशन से फेल होकर वापस आया हो, लेकिन वो ब्लैक टी का ग्लास आज भी पहले से तैयार था। और ये देखकर अमित बहुत खुश हुआ। इस बात से उसका दिल पिघल गया और उसने अपने पापा को सारी बातें बता दी। अमित ने अशोक को बताया कि मिशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि ओपोनेंट पार्टी को पहले से ही पता था कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इसलिए उसने पहले से ही हमें फंसाने का प्लान बना रखा था। इसलिए जब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मुझे उसी वक्त ही ढूंढ लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा मिशन इतनी आसानी से फेल नहीं होता। अशोक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो उन्हें पता था कि वो हम थे जिसने तुम्हें उसके पीछे भेजा था। थोड़ा हेजिटेट होने के बाद अमित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। सब कुछ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अशोक की आवाज धीरे हो गई और उसकी आवाज में प्रेशर साफ दिख रहा था। उन्हें पता है कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता है। उन्हें पता है कि तुम मेरे बेटे हो। उन्हें पता है कि तुम मेरे बेटे हो? अशोक ने डायरेक्टली पूछा। अमित ने हल्का सा अपना सर हिलाया। अशोक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन उसने अपना सवाल करना जारी रखा। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? आखिर बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि उसकी एक नाजायज औलाद भी थी। सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करके तो ये बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता था। इसलिए ये सच में अजीब बात थी कि तान्या आहूजा को ये सब पता होगा। अमित एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे उसकी मॉम की डेथ की बात याद आ गई, जो उस इंटेलिजेंस एजेंसी की फाइल्स में रिकॉर्डेड थी। उसने अशोक की तरफ देखा और वो उससे सच में ये पूछना चाहता था कि क्या उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार वही था। हालांकि वो ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसने उसे सब कुछ सच बता देने का डिसाइड किया। उसे ये सब हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से पता चला था। उस एजेंसी में ये रिकॉर्ड है कि मैं आपका बेटा हूँ। इस बार अशोक सिंघानिया हैरान हो गया था। उसने हैरानी से पूछा, इंटेलिजेंस एजेंसी? हाँ, फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस बात का रिकॉर्ड वहां क्यों है, लेकिन उन्हें ये सब वहीं से पता चला है। उसी वक्त अशोक का चेहरा उतर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों के प्रेसिडेंट अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ मिले हुए हों? अमित हैरान हो गया था, क्योंकि उसने भी पहले यही बात सोची थी। वो सोच रहा था कि तान्या आहूजा इतनी केपेबल क्यों थी, और अगर सच में फ्रांस के प्रेसिडेंट उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर वो लोग सही ही सोच रहे थे। शायद दोनों देशों ने उनके खिलाफ जाने के लिए अलायंस बनाई थी। अमित ने अशोक से पूछा, क्या उन्होंने सच में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है? लेकिन शर्मा फैमिली तो हमारे साथ थी ना? अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक और सवाल पूछा, उन्हें और क्या क्या पता है? अमित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बस इतना ही। जो कुछ भी उसने बताना चाहिए था वो सब उसने बता दिया, और जो बातें वो बताना नहीं चाहता था उसने नहीं बताई। अशोक सिंघानिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या उन्हें बस इतना ही पता है? एक बार अच्छे से सोच लो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जब उन्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पता है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ वापस क्यों आने देंगे? और तुम्हारे यहाँ वापस आने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी ये सब तो नहीं लिखा था? अमित ने अपना मुंह खोला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि वहां ये भी इंफॉर्मेशन थी कि उसकी मॉम की मौत में उन्हीं का हाथ था। क्या मैं ये बता दूं? डेफिनेटली मैं ये बात नहीं बता सकता कि तान्या ने मुझे यहाँ इसलिए इतनी आसानी से वापस आने दिया क्योंकि वो मुझे खुद की तरफ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सच आपको बताऊं कि उन्होंने पॉलिसीज के खिलाफ जाकर मुझे यहाँ वापस आने दिया।
उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी असली आइडेंटिटी एक्सपोज होने के कारण डर जाऊंगा और इसलिए आपको सच बताने की हिम्मत नहीं करूंगा। अमित ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और जल्दबाजी में ऐसा रीजन दिया जिस पर अशोक का विश्वास करना मुश्किल था। वो हैरान था कि अशोक ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था। शायद, लेकिन उनकी इंटेंशन चाहे जो भी थे, ये अच्छी बात है कि तुम सेफली वापस यहाँ आ गए। तुम अब थक गए होगे, जाओ जाकर आराम कर लो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके। अमित वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ। अशोक ने उसे वापस बुलाया। ब्लैक टी को तो खत्म करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई थी। हाँ। अमित ने ग्लास उठाया और एक घूंट में सारी चाय पी गया। यहाँ आने से पहले उसे डर था कि उसके मिशन फेल होने की वजह से वो बहुत बुरी तरह डांट खाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पापा ने उस पर कोई ब्लेम नहीं डाला और वो इस बात से बहुत खुश था। उसके पापा हमेशा से ही उसके साथ गुस्से से पेश आते थे, लेकिन आज उनको ऐसे देखने के बाद अमित का इंप्रेशन उसके लिए काफी बदल गया था। शायद उसके पापा उसे अपना बेटा ही मानते थे, लेकिन वो ये जाहिर न कर पाते थे। ये सारी बातें सोचकर अमित वहां से चला गया और उतने में जयंत अंदर आया। अशोक सिंघानिया ने उनसे पूछा, उसने जो कुछ भी बताया उस बारे में तुम्हें क्या लगता है? जयंत ने कहा, पापा कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम जरूर है। अशोक ने उससे पूछा, प्रॉब्लम किधर है? जयंत सोफे पे बैठा और बोला, वो जरूर हमसे झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके आपके नाजायज बेटे होने की खबर इंटेलिजेंस एजेंसी में रिकॉर्डेड हो। शर्मा फैमिली के लोग हमारे ही लोग हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये सीक्रेट उसने खुद ही उन्हें बताया होगा। अशोक सिंघानिया ने अपनी आंखें छोटी की। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो हमें धोखा देने का सोच रहा है। शायद उसने पहले से ही सक्सेना फैमिली के साथ कोऑपरेट करने का डिसाइड कर लिया होगा, नहीं तो वो लोग उसे इतनी आसानी से यहाँ वापस कैसे आने देते? और वैसे भी अगर उन्हें उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो वो लोग इस बात को जानने के लिए डायरेक्ट हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बातें कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस हैं? और अगर सक्सेना फैमिली को सच में डर होता कि वो सारी बातें हमें बता देगा, तो उन लोगों ने उसे जेल में बंद करवा दिया होता। इन एनी केस, ये सच में बहुत संदेहजनक बात है कि वहां पकड़े जाने के बाद भी वो इतनी आसानी से फ्रांस वापस आ गया। धीरे धीरे अशोक भी उसकी बातों से कन्विंस होता जा रहा था। तो उसने हमें सब सच इसलिए बताया क्योंकि वो हमारा विश्वास जीतना चाहता था। अशोक ने जयंत से पूछा। जयंत ने अपना सर हिलाया और शातिर स्माइल देते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। शायद उसने सोचा होगा कि सिर्फ थोड़ा बहुत सच बताकर वो हमें बेवकूफ बना देगा। वो मेरा बेटा है, उसने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अशोक ने गुस्से से चिल्लाया। वो जयंत की बातों से पूरे तरीके से कन्विंस हो चुका था। जयंत ने कहा, पापा मैंने तो आपको पहले ही वॉर्न कर दिया। हमने कभी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया और उसे कभी हमारी फैमिली का हिस्सा भी नहीं माना, तो वो हमें धोखा क्यों नहीं देगा? ये मत भूलना कि वो एक हत्यारा है। क्या आप सच में वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं? हमें मारकर हमारी सारी चीजें छीन लेना, वो ऐसा भी कर सकता है। अशोक का गुस्सा बहुत भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और गुस्से से उसका खून खौल रहा था। वो हमारी फैमिली को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। वो खुद को ज्यादा ही महान समझता है। क्या हुआ अगर वो हत्यारा है तो? एंड में वो है तो एक कुत्ता ही जिसे मैंने दया दिखाकर अपने पास रखा है। जब एक कुत्ता अपने ही मालिक को काटने लगे तो उसे उसकी असलियत दिखा देनी चाहिए। ये दगाबाज, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। जयंत ने अशोक से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनका गुनाह उसके मुंह से ही उगलवाऊं? अशोक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसकी बात मान गया। ठीक है, मैं ये काम तुम्हारे पर छोड़ता हूं। ओके। जयंत ने एक्साइटेड होते हुए वादा किया और अब उसकी आंखों में चमक आ गई। अमित, फाइनली अब तू मेरे हाथों में आ गया है। देखना मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तो इस दुनिया में जन्म लेने के लिए पछताएगा। तू मेरा हक मेरी फैमिली से छीनना चाहता है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। जयंत को अमित कभी पसंद नहीं था। उसे डर था कि वो एक दिन उस पर अटैक करके जिन भी चीजों का वो हकदार है वो सब चीजें छीन लेगा। इसलिए अब जब उसे ये चांस मिला था तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। उसी वक्त उसने अमित से निपटने के लिए अपने आदमियों को बुला लिया था। अमित अपने कमरे में अभी गया ही था और वो बस सोने ही जा रहा था कि उसी वक्त किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो गेट खोलने के लिए गया और जैसे ही उसने गेट खोला उसके सामने उसे एक बंदूक दिखी जो कि सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगाती थी। वो जल्दी से खुद को बचाने के लिए वहां से साइड हुआ, लेकिन उसका ओपोनेंट भी उतना ही फास्ट था।
खुद को बचाने के चक्कर में थोड़ी बहुत हाथापाई हुई और उसी बीच जयंत ने बंदूक चला दी थी। अमित हल्का सा बंदूक लगने से चूक गया था, लेकिन उससे उसके कंधे पर छोटा सा घाव हो गया था। उसने दर्द के कारण अपने कंधे को पकड़ा, लेकिन इसके चेहरे पर हैरानी थी। जयंत को घूरते हुए, जिसके हाथों में बंदूक थी, अमित ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? जयंत ने बंदूक उसकी तरफ की और एक कनिंग स्माइल करते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स, मैं अपने पापा के तुम्हें सजा देने के ऑर्डर को पूरा कर रहा हूँ। मुझे सजा दे रहे हो? अमित हैरान हो गया था। कैसी सजा? मिशन फेल होने की सजा? तुमने सक्सेना फैमिली के साथ कॉपरेट किया है ना अमित? तुमने सिंघानिया फैमिली को धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गुनाह से बच जाओगे? अनफॉर्चुनेटली हमने तुम्हारे झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था और इसलिए तुम्हारी सजा का समय अब आ चुका है। उसने फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में जाकर पटक दो। यस सर। सिक्योरिटी तुरंत अमित को पकड़ने के लिए उसके पास गई। अमित ने गुस्से से कहा, मैंने पापा को धोखा नहीं दिया है। मैं उन्हें कभी धोखा दे नहीं सकता। मैं पापा से बात करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया। अमित अपनी पूरी बात आगे कह नहीं पाया क्योंकि जयंत ने उसकी पीठ पर जोर से मुक्का मार दिया था। उसने मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। मुक्का पड़ते ही अमित ने जो पहले ब्लैक टी पी थी वो सारी बाहर आ गई। जयंत ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और कहा, तुम होते कौन हो? उन्हें पापा कहने वाले? ये बात अच्छे से समझ लो कि तुम उनके कुछ नहीं लगते। तुम बस एक कुत्ते की तरह हो जिसे हमने पाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिंघानिया फैमिली के बेटे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि पापा ने आज तक तुम्हें अपने बेटी की तरह ट्रीट किया ही नहीं। तुम बस एक कुत्ते की तरह हो जिस पर उन्होंने दया दिखाकर उसे पाला है और अब वो तुम्हें मार देना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें जीने का अब कोई हक नहीं है। हमें धोखा देने का यही नतीजा होगा। अमित की हैरानी से आंखें बड़ी हो गईं। क्या कहा तुमने? उन्होंने मुझे? हाँ बिल्कुल, पापा ने ही तुम्हें मारने के लिए कहा है क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया। हालांकि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम समझ सको कि टॉर्चर का असली मतलब क्या होता है। जयंत खुशी से हंसने लगा, लेकिन अमित का चेहरा एकदम एक सफेद पन्ने की तरह ब्लैंक था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके पापा, जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, जिस पर वो विश्वास कर रहा था कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे उसका हाथ नहीं है, वो उसके साथ ऐसे करेगा। उसने पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो उस पर अभी भी शक कर रहे थे। उन्होंने उसे खुद को समझाने का मौका भी नहीं दिया। उसकी साइड की स्टोरी को सुने बिना ही उन्होंने उसे गलत समझ लिया था। तो मैं सच में उनके लिए कुत्ता ही तो हूँ। मैं उनका प्यार पाने के लिए इतने सालों तक उनकी गुलामी करता रहा और उन्हें लगा कि मैं बस एक कुत्ता हूँ जो बस अटेंशन पाने के लिए भौंक रहा हूँ। अब अमित खुद से नफरत करने लगा था। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने तान्या की एडवाइस को क्यों नहीं माना। तान्या ने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसकी एंडिंग होगी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वो बस यही सोचता रहा कि अशोक सिंघानिया उसके पापा हैं, इसलिए वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। हालांकि अब उसने ठोकर खा ली थी। अशोक के लिए अमित ने इतने सालों का तक काम किया था। अब तक तो उसे समझ जाना चाहिए था कि उसके पापा कितने हार्टलेस थे। सच्चाई को अपनी नजरों के सामने होते हुए भी वो उसे नहीं देख पाया। यहाँ तक कि तान्या, जो कि उसे ज्यादा जानती तक नहीं थी, वो भी ये रियलिटी देख सकती थी। अमित अपनी वफादारी में इतना अंधा हो गया था कि अब एंड में इन चीजों का जिम्मेदार वो खुद ही बन गया था। हालांकि पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जयंत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसलिए वो उसकी मौत आने तक उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला था। अब अमित ने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। तान्या अमित की सिचुएशन पर नजर रखती थी। उसके एयरपोर्ट से जाने के बाद से ही वो रोड सर्विलेंस की मदद से उसे ट्रैक कर रही थी। उसके सिंघानिया विला में जाने के बाद भी उसके सर्विलेंस ने काम करना बंद नहीं किया। तान्या खुद उस विला में नहीं थी, लेकिन कैमरास की मदद से वो घर का एक एक कोना अच्छे से देख सकती थी। इसलिए थोड़ी देर पहले उसने अमित को उस मेंशन में जाते देखा था और देखा कि वो कंपाउंड के साइड में दूसरे छोटे मेंशन की तरफ जा रहा था। बाद में उसने देखा कि जयंत कुछ लोगों के साथ अमित के कमरे में जा रहा था। फाइनली उसने देखा कि खून से लथपथ अमित को वो लोग वहां से ले जा रहे थे और उसे छुपाने के लिए उसे एक बेसमेंट में जाकर रख दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। आदित्य, जो कि उसके पास ही बैठा था, उसने कहा, आखिर अशोक उसके खिलाफ चला ही गया। तान्या ने अपना सर हिलाया। मुझे यही उम्मीद थी। वो इतनी आसानी से फ्रांस वापस लौट गया। इसी बात से अशोक को अमित पर शक हुआ होगा।
मुझे पता था कि वो इस बात पर जरूर रिएक्ट करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। ये फैमिली इतनी डिप्लोमेटिक फैमिली है कि प्रेसिडेंट को भी उनमें कुछ गलत नहीं दिखा। इससे पता चलता है कि वो लोग अपने काम में कितने केयरफुल हैं। सिर्फ डिप्लोमेटिक होने से वो लोगों की नजरों में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाकर रख सकते हैं। आदित्य ने ये सब एनालाइज किया। तान्या भी उसकी बात से सहमत थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी बहुत वैसी थी। वो भी अपने काम में हमेशा केयरफुल रहती थी, इसलिए वो कहीं का कहीं अशोक सिंघानिया को समझ सकती थी। हालांकि उन दोनों में एक डिफरेंस था। अशोक की तरह वो कभी भी बेवजह गुस्सा नहीं करती थी। अपने खुद के खून, खुद के बच्चों के खिलाफ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तान्या अशोक को अच्छे से जान गए थे और इसलिए उसे पता चल गया था कि अमित की एंडिंग काफी बुरी होगी। अनफॉर्चुनेटली अमित ने उसकी वार्निंग को मानने से मना कर दिया था। हालांकि तान्या ये सोच रही थी कि अमित ने अशोक को ऐसा क्या बताया होगा जिससे उन्हें उस पर इतनी जल्दी शक हो गया। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि तान्या को ये जानने में मुश्किल हो रही थी कि वो अभी जिंदा है या नहीं। तान्या नहीं चाहती थी कि वो मर जाए, क्योंकि वो सिंघानिया फैमिली से लड़ते लड़ते अपनी इस शतरंज का कीमती वजीर नहीं खो सकती थी। इसलिए तान्या को जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च करना था। तान्या के बिना कुछ समझाए बस अनाउंस किया, ये मिशन आज रात ही शुरू कर देते हैं। हालांकि आदित्य तुरंत उसकी बात समझ गया था। तुम उसे बचाने का प्लान कर रही हो? हाँ, अभी उसके मरने का सही समय नहीं है। उसकी मौत से हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खोनी पड़ जाएंगे, इसलिए चाहे रिस्क कैसे भी हो हमें उसे बचाना ही होगा। अगर उसे बचाने के बाद भी वो हमारे काम नहीं आया तो उसने हमारी मदद करने से मना कर दिया तो। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो बचने के बाद भी बेवकूफ ही रहता है तो मैं अपनी ये गलती मान लूंगी कि मैंने गलत इंसान से उम्मीद लगा रखी थी। नेचुरली फिर उस केस में हमारे पास उसे आगे रखने का कोई रीजन नहीं बचेगा। आदित्य को इसी तरीके की तान्या अच्छी लगती थी, एक ऐसी तान्या जो रूथलेस थी और दया दिखाने में और सिर्फ चैरिटी करने में ही अपना ध्यान नहीं लगाती थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। ठीक है, हम ये मिशन आज रात से शुरू कर देंगे, उसने उसे सपोर्ट करते हुए कहा। तान्या का उसे बचाने का प्लान काफी सिंपल था और उसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं था, क्योंकि वो जैसे चाहे वैसे अपने सर्विलेंस को सिंघानिया फैमिली के घर में एडिट कर सकती थी। और फिर ये पुनीत के ग्रुप के लिए ये पहला रेस्क्यू मिशन नहीं था। जिस हाई सिक्योरिटी जेल से उन्होंने रुद्र को बाहर निकाला था, उसके सामने तो ये सिंघानिया विला कुछ भी नहीं था। दोनों तरफ से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने अमित को वहां से बचा लिया था। इस सक्सेस के पीछे एक और कारण था, और वो ये था कि सिंघानिया फैमिली ने नहीं सोचा था कि अमित को कोई बचाने आएगा। इसलिए जिस जेल में उसे बंद किया गया था उधर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। अमित को विला से निकलते वक्त हर कोई सो रहा था। तान्या को पता था कि उसके शरीर पे कुछ घाव तो होंगे ही, लेकिन इतने गहरे घाव होंगे उसने नहीं सोचा था। उसके कंधे पर गोली लगने के घाव के अलावा उसकी दोनों टांगे भी जयंत ने तोड़ दी थी और उसकी बॉडी पर कई खरोंचें भी थी। जयंत ने सच में उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इतने सीरियस टॉर्चर के बाद भी वो अभी भी जिंदा था, ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। आदित्य ने कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को वहां बुला लिया। उसकी कंडीशन को और ज्यादा बिगड़ने के कुछ टाइम तक रोकने के लिए उन्होंने अमित की ड्रेसिंग कर दी। हालांकि ऐसी कंडीशन में वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, वो उसकी फिजिकल हेल्थ और उसकी सरवाइव करने की इच्छा पर ही डिपेंड करता था। पूरी रात इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद सुबह को अमित को होश आ गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक वाइट सीलिंग दिखी। अमित को लगा कि वो सो रहा था। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गया हूँ? अचानक उसे अपने पास में एक औरत की आवाज सुनाई दी। तुम उठ गए? अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपना सर घुमाया और देखा कि वहां तान्या, आदित्य और बाकी कुछ लोग खड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे बचाया। हाँ, तुम अभी भी जिंदा हो, ये सच में एक मिरेकल है, तान्या ने कहा। पुनीत ने जानबूझकर उसे डराने के लिए कहा, हालांकि तुम मौत के बिल्कुल करीब जा ही चुके थे। ये देखकर हम लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी गहरी चोटें लगेंगी। अशोक अंकल तो तुम्हारे पापा है ना, वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? अशोक सिंघानिया का नाम सुनते ही उसकी आंखों में नफरत की आग जल गई। कल जब उसने टॉर्चर किया था तब उसे जयंत से ये पता चल गया कि उसकी मॉम को उन लोगों ने ही मारा था। उन्हें लगा कि उनके जिंदा रहने से उनकी और फैमिली की इज्जत और नाम बर्बाद हो जाता, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। अमित को आखिर ये समझ में आ गया था कि अशोक कितना हार्टलेस था।
प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। उसकी मॉम और अब वो खुद उसके शिकार बन चुके थे। सिर्फ एक शक की वजह से वो उसे मार देने वाला था। उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक शक के कारण वो एक इनोसेंट इंसान को मार देता। सिंघानिया फैमिली के लिए जो वफादारी अभी भी अमित के मन में थी, वो सब उस टॉर्चर सेशन के बाद खत्म हो चुकी थी। उसने कई सालों तक उनके लिए काम किया था और इतने सालों तक अशोक को अपने पापा की तरह इज्जत देने के लिए अब उसे पछतावा हो रहा था। वो आदमी जो एक जानवर से भी बदतर था, वो उसकी ऐसी इज्जत के लायक नहीं था। जब अमित ने कसम खा ली थी कि जो कुछ भी अशोक ने उसके और उसकी मॉम के साथ बुरा किया था, वो अब उसका बदला लेकर रहेगा, उसकी आंखों में अब नफरत और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अचानक तान्या ने उससे पूछा, तुम अपना बदला लेना चाहते हो? अमित हैरान हो गया। उसने उसे देखने के लिए अपना सर घुमाया और उसने प्रॉमिस किया, हाँ, मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तान्या ने अपना सर हिलाया। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि फाइनली तुम्हें असलियत दिखी गई। तुम चिंता मत करो, अगर तुम हमारे साथ काम करने का डिसाइड करते हो तो बदला पूरी तरीके से तुम्हारा ही होगा। अब जब मैं अपाहिज हो गया हूं तो मैं तुम्हें किस काम आऊंगा? अमित ने उदास होते हुए कहा। जयंत ने उसकी टांगें तक तोड़ दी थी। वो अपनी नीचे की बॉडी का एक मसल तक नहीं हिला सकता था। उसे शायद अब अपनी पूरी जिंदगी बेड पर ही गुजारनी पड़े। डोंट वरी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम दोबारा अपनी टांगों पर खड़े हो सकोगे और हम तुमसे फिजिकली कुछ काम नहीं करवाने वाले। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब कुछ हमें बताओ, आदित्य ने कहा। अमित दोबारा हैरान हो गया था। उसने लंबी सांस ली और कहा, लेकिन उनके फैमिली बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो मुझे मिशन पर भेजने से पहले कुछ भी नहीं बताते थे। ऑफ कोर्स मैं उनके सब गुनाहों के बारे में बता सकता हूँ जो सब उन्होंने मुझसे करवाए थे। हमें ये सब नहीं जानना, तान्या ने जवाब दिया। अमित ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो फिर तुम लोगों को क्या जानना है? क्या प्लान है तुम लोगों का? अब जब वो उनके साथ था इसलिए तान्या ने उसे सब कुछ समझाया। सिंघानिया फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके पीछे बहुत से सीक्रेट्स छुपे हैं। हम तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम उन सब सीक्रेट्स की गहराई तक जाकर हमारी मदद करो। उनके इन सब सीक्रेट्स को जानने के बाद ही हम उनकी असलियत सबके सामने ला सकेंगे और उन्हें बर्बाद कर सकेंगे। और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि हम उन सब गुनाहों से जो कि उन्होंने तुमसे करवाए थे, उनसे हम उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे? ये वाकई में इम्पॉसिबल था। अशोक भी बहुत घातक था। उसके पास अपने इल्जामों से निपटने के लिए बहुत से रास्ते होंगे और अगर उसे कुछ नहीं समझ आएगा तो वो आसानी से सारे इल्जाम मुझ पर डाल देगा। और तो और प्रेसिडेंट और शर्मा फैमिली भी उन्हीं के साथ है। वो उन्हें बचाने के लिए उनकी मदद करेंगे। एक मिनट, शर्मा फैमिली? ये सब अमित सोच ही रहा था कि अचानक उसने कहा, शर्मा फैमिली उनसे जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि अशोक सिंघानिया ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। प्रेसिडेंट अपने बहुत से डिसीजंस अशोक से कंसल्ट करने के बाद ही लेता है। अगर उनका ये रिलेशनशिप लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया जाए तो वो जरूर उन्हें बर्बाद कर देगा। उनकी इस मिली भगत का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तान्या ने पूछा। अमित ने कहा, क्या मैं खुद एक बेस्ट सबूत नहीं हूँ? मैं उनकी बहुत सी सीक्रेट्स मीटिंग के बारे में जानता हूँ और उन मिशंस में उन्होंने जो कुछ भी एक दूसरे के साथ डीलिंग्स की, मैं वो सब भी जानता हूँ। मुझे कटघरे में खड़ा कर दो और मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। बहुत बढ़िया, तो तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब हमें अभी बताओ और हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तान्या ने उसी वक्त ये डिसीजन लिया और अमित को समझ आया। तुम चिंता मत करो, हम वो रिकॉर्डिंग सच में सबके सामने नहीं लाएंगे। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तुम्हें इससे खतरा हो सकता है। पहले तो गुस्से में उन्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन अब जब वो थोड़ा शांत हो गया था और उसने ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोचा तो उसे समझ आया कि अगर वो उनके गुनाहों का गवाह बन जाता है तो वो भी इस पूरे झमेले में फंस जाएगा। लेकिन तान्या ने उसकी जान बचाई थी और उसकी सेफ्टी का भी वादा किया था। इससे उसका उस पर से विश्वास बढ़ गया था और उसे पता था कि वो अपनी बातों से नहीं मुकरेगी। इसलिए अमित ने उससे कोई बात नहीं छुपाई और सब कुछ बता दिया। उसकी गवाही उनके लिए बहुत यूजफुल थी। सिंघानिया फैमिली और शर्मा फैमिली की पोजीशन को हिला देने के लिए अमित के बताए सीक्रेट्स काफी थे। खुद के फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने जैसे सीरियस चीज, इसके लिए कोई रिटन एविडेंस की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके पास गवाह था वो पूरे देश को उनके खिलाफ करने के लिए काफी था। चाहे शर्मा फैमिली और सक्सेना फैमिली कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, वो पूरे देश का सामना नहीं कर सकती थी। और तो और उनको
नीचा दिखाने के लिए डेमोक्रेट्स भी उनकी गलती करने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए अमित की ये गवाही सच में उनके बहुत काम आने वाले थे। इनफैक्ट आगे इन सब बातों का विटनेस भी बनना होगा। इसलिए अब से तान्या और उसके ग्रुप को उसकी फिजिकल सेफ्टी का खास ध्यान रखना था। जब तान्या अमित की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी, तब अशोक को फाइनली पता चल गया था कि अमित गायब हो चुका है। जरूर किसी न किसी ने उसे बचाया है। कोई सिंघानिया विला में घुसकर अमित को कैसे बचा सकता था? ये देखकर अशोक बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अमित को तान्या आहूजा नहीं बचाया होगा। हालांकि बिना सर्विलेंस कैमरा में रिकॉर्ड हुए उन लोगों ने अमित को सिंघानिया विला से कैसे निकाल लिया? अशोक को जल्दी इस बात का जवाब भी मिल गया था। उन्होंने जरूर सर्विलेंस को हैक कर लिया होगा। वो तान्या की कैपेबिलिटीज को देखकर हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि वो देश के बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेगी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे समझ आ गया था कि वो शुरुआत से ही उन पर अपनी नजरें डालकर बैठी थी। ये सब सोचकर अशोक अब थोड़ा घबरा गया था। उसने तुरंत सिंघानिया फैमिली से सारे कैमरास हटवाने का और गार्ड्स को बढ़ाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने प्रेसिडेंट को तान्या की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था कि वो जान सके कि अमित को उसी ने बचाया था या नहीं। और उसने उससे ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है कि वो अमित को अभी के अभी मरवा दे, वो ऐसे इंसान को जिंदा नहीं रख सकता था जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। बाद में उसे ये भी पता चल गया था कि अमित ने उसे धोखा दे दिया था और उसके धोखे का कारण उसका उस पर शक करना था। और दूसरी तरफ अशोक को प्रेसिडेंट पर भी थोड़ा शक था, लेकिन उसका दिमाग उससे यही कह रहा था कि ये सब बस गलतफहमी है। प्रेसिडेंट पर उसका पूरा कंट्रोल था और उन दोनों की पावर्स में से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक दूसरे को धोखा देना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर था। इसलिए उसने प्रेसिडेंट की इस बात पर विश्वास कर लिया कि उसने उसके पीछे सक्सेना फैमिली से कोई बात नहीं की थी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि वो अपने इस शक को नजरअंदाज करने वाला था। उसका आखिरी ऑर्डर भी उसे परखने के लिए तैयार ही था। अगर प्रेसिडेंट उसे ढूंढकर उसे मरवा देता है तो वो उस पर विश्वास कर लेगा कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। हालांकि अगर वो इतना आसान काम भी नहीं कर पाया तो वो आगे उसकी वफादारी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करने वाला था। प्रेसिडेंट जिसे ये ऑर्डर मिला था कि वो अब आग और खाई के बीच आकर फंस गया था। तान्या ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था और उसके पास पूरे इंडिया का सपोर्ट था। वो इतनी पावरफुल अलायंस बनाने का मौका नहीं खोना चाहता था। हालांकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो अशोक की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी जिंदगी सेफ होगी या नहीं। ऐसी सिचुएशन में फंस जाने के कारण प्रेसिडेंट को सच में नहीं पता था कि वो किसकी तरफ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दिमाग को शांत करके अशोक के साथ ही काम करता रहे या फिर तान्या के साथ कोऑपरेट करके थोड़ी फ्रीडम हासिल करे। दोनों तरह रिस्क ज्यादा थी, एक गलत कदम और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद। इसलिए आगे क्या करना चाहिए ये डिसाइड करते करते उसने सर्च करना शुरू किया होगा। हालांकि उसी वक्त अचानक एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वीडियो ने एक बार फिर सिंघानिया फैमिली को एक्सपोज कर दिया था और दोबारा लोगों की नजरों में उन्हें नीचे गिरा दिया था। ये एक छोटी सी वीडियो थी और ये सिंघानिया विला में रिकॉर्ड हुई वो थी। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि जयंत को सिक्योरिटी के साथ खून से लथपथ अमित को घसीटता हुआ एक मेंशन से दूर मेंशन की तरफ ले जा रहा था। ये वीडियो तान्या ने पहले रिकॉर्ड की थी और उसने ये इंटरनेट पर डालने का डिसाइड किया। पहले जो उमंग अनाथ आश्रम का इंसिडेंट बाहर आया था उसे तो सिंघानिया फैमिली ने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से दबा दिया था। लोग भी धीरे धीरे उसे भूल गए थे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लोगों ने अब उनके बारे में और भी बुरी बुरी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था। फ्रांस के लोग अब खाली नहीं बैठे और उन्होंने सिंघानिया फैमिली के और भी छुपे सीक्रेट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया। लोगों का पुलिस पर इतना प्रेशर आ गया था कि उन्हें अमित को बचाने के लिए सिंघानिया विला पर रेस्क्यू मिशन लॉन्च करना ही पड़ा। हालांकि वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। सिंघानिया फैमिली के पीआर टीम के बहुत समझाने के बाद भी लोगों को यही लग रहा था कि जयंत ने अमित को मार दिया था और उसकी बॉडी को भी कहीं छुपा दिया था। सब लोग जयंत को गिरफ्तार करने ही डिमांड कर रहे थे। अशोक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी इतनी बड़ी बात को छुपाने में उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। पूरे देश ने अपनी आंखों से दर्द देख लिया था कि जयंत ने अमित के साथ क्या किया। अगर पुलिस जयंत को अरेस्ट नहीं करती तो पूरी पब्लिक देश में हंगामा कर देती।
जयंत बहुत गुस्से में था, लेकिन एक गुनहगार की तरह खुद पुलिस स्टेशन जाने के अलावा अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसके पापा भी बहुत गुस्सा थे और उसे अच्छे से पता था कि ये सब तान्या नहीं किया है। उसे भी ये पता चल गया था कि पहले उमंग अनाथाश्रम वाली न्यूज भी तान्या ने ही बाहर फैलाई थी। उन्होंने इतनी ओपनली उससे पंगा लेने की हिम्मत की। ये सोचकर अशोक को गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वो चाहता था कि वो अभी के अभी तान्या और उसके लोगों को बंद करके उनकी आखिरी सांसों तक उन्हें टॉर्चर करे। जयंत को ले जाने के बाद अशोक ने तुरंत प्रेसिडेंट को फोन किया और चिल्लाते हुए उसे ऑर्डर दिया, उस घटिया इंसान को ढूंढो और अभी के अभी उसे मेरे पास भेजो। लोगों को उसे जिंदा दिखाने के बाद ही मेरा इकलौता बेटा बच सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें जो मैं सजा दूंगा उसके लिए तुम मुझे मत ब्लेम करना। प्रेसिडेंट की अशोक की धमकी सुनकर गुस्सा हो गया। इससे उसकी अशोक के कंट्रोल के छुटकारा पाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो देश का प्रेसिडेंट था, उसे कोई ऐसे धमकी और ऑर्डर कैसे दे सकता था। हालांकि प्रेसिडेंट ने अपनी नाराजगी जताने की हिम्मत नहीं की और कहा, डोंट वरी, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसे ढूंढ लूंगा। वो अभी भी जिंदा ही होना चाहिए। अशोक ने ओपनली धमकी देते हुए कहा। अशोक ने साफ साफ धमकी देते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपना ये वादा पूरा करोगे और जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लोगे। और हाँ, सक्सेना फैमिली की उन लोगों से थोड़ा बचकर रहना। ये तुम्हारा मुझे इम्प्रेस करने का मौका है, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और अगर तुमने किया तो मुझे यही लगेगा कि तुम्हारी इंडिया की सक्सेना फैमिली के साथ कुछ सीक्रेट डीलिंग है। आपको मुझ पर ऐसा शक क्यों होगा? आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं अच्छे से आपकी ऑर्डर को फॉलो करूंगा। गुड, ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अशोक ने फिर फोन रख दिया। वो हमेशा उससे ऐसे ही बात करता था जैसे प्रेसिडेंट उससे एक पोस्ट नीचे हो। वो हमेशा उसे ऐसी ऑर्डर देता था जैसे वो उसका नौकर हो। उसे वो जरा सा भी इज्जत नहीं देता था। वैसे तो प्रेसिडेंट भी ये बात मानता था कि शुरुआती दिन में उसकी सक्सेस में अशोक का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे इस तरीके से बेइज्जत करेगा। चाहे वो कोई भी हो, एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल होने से गुस्सा तो आएगा ही। और तो और प्रेसिडेंट तो बहुत लंबे समय से अशोक के कंट्रोल से छुटकारा पाना चाहता था। उसे पता था कि अशोक का ऐसा बर्ताव कभी खत्म नहीं होगा। नहीं घुसना चाहता था और इसलिए वो अब उनकी डीलिंग्स में और ज्यादा नहीं घुसना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी उसके इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहता था। हालांकि उसकी बहुत सी कमजोरियां थीं जिसके बारे में अशोक को पता था और इसीलिए वो उसकी इतनी चापलूसी करता था। वो अपनी हदें पार कर चुका था, इसलिए वो अब और उसका गुलाम बनकर नहीं रह सकता था। और फिर सिंघानिया फैमिली के साथ लगातार हो रहे इन सब इंसिडेंट्स को देखकर तो यही लगता था कि सिंघानिया फैमिली उनकी मरने तक उनसे लड़ेगी। इवेंचुअली वो भी उसके साथ फंसकर मर जाएगा। इसलिए सिंघानिया फैमिली को हटाने के लिए सक्सेना फैमिली के साथ कोऑपरेट जयंत ही बेस्ट चॉइस था। और सिर्फ ऐसा करके ही वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से बचा सकता था। अशोक के कॉल से पहले वो अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था। अपनी सारी हेजिटेशन को हटाकर वो तान्या के साथ कोऑपरेट करने का ऑफर एक्सेप्ट करने वाला था। अपना डिसीजन लेने के बाद उसने तुरंत तान्या को कॉल किया। तान्या भी उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी। तान्या ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। प्रेसिडेंट का फोन है। अरविंद और बाकी सब लोग एक्साइटेड हो गए। तान्या, जल्दी से फोन उठाओ और फोन स्पीकर पर रखो ताकि हम भी सुन सकें। तान्या ने अपना सर हिलाया और आंसर बटन को दबाया। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून मिस आहूजा। प्रेसिडेंट ने उसे विश किया। मिस आहूजा, आज एक नई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई है, क्या तुमने वो वीडियो देखी? तान्या उसके इस सवाल से बिल्कुल हैरान नहीं थी। उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, हाँ मैंने देखी है। इनफैक्ट मुझे लगता ही है कि वो वीडियो सबसे पहले मैंने ही देखी होगी। अगर उसने कहा कि वीडियो देखने वाली पहली इंसान वही थी तो चांसेस थे कि वो वीडियो उसी ने वायरल की हो। प्रेसिडेंट को समझ आ गया था कि पहले उमंग अनाथाश्रम वाली वीडियो भी उसी ने वायरल की थी। वो उससे काफी इम्प्रेस हो चुका था। उन लोगों ने न सिर्फ सिंघानिया फैमिली के गुनाहों को रिकॉर्ड किया बल्कि बिना किसी को पता लगे अमित को सिंघानिया विला से भी निकाल दिया। ये काम और कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंट को पता था कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो लोग उसे आसानी से उसके खिलाफ सबूत निकाल लेंगे। प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ नहीं था कि वो ये सोचे कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उन्हें मारकर सॉल्व की जा सकती थी। आफ्टर ऑल, तान्या इंडिया की ऑनरेबल गेस्ट बनकर वहां आई थी। उस देश में अगर उसे कुछ होता तो उन्हें इंडिया को इस बात का जवाब देना ही होगा।
और फिर शायद तान्या डायरेक्टली इंडिया के प्रेसिडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देती हो, इसलिए तान्या आहूजा को हटाना पॉइंटलेस था। थैंकफुली तान्या ने खुद सामने से उससे कॉपरेशन की बात की थी। उनका मेन टारगेट वो नहीं था, इसलिए अभी भी उसके पास जिंदा रहने का एक मौका था, और वो मौका था उनके साथ कोऑपरेट करना। प्रेसिडेंट ने कहा, मिस आहूजा, लास्ट टाइम जो तुमने मुझसे कहा था उस बारे में मैंने बहुत सोचा और मैं अब तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। प्रेसिडेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्योंकि उसके पास और चॉइसेस भी नहीं थी। आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेंगे। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके इस प्रॉमिस ने अशोक की चिंता को कम कर दिया। उसने तान्या से पूछा, मिस आहूजा, आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अब आगे हम बस इंतजार करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप भी ऐसा ही करेंगे। कल हमारे लोगों के यहाँ पहुंचने के बाद हमारी जॉइन के साथ मीटिंग अरेंज करने में हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब हम सही समय आने पर आपको समझा देंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। जिस तरीके से तान्या ने उससे प्लान की डिटेल्स बताई थी और उसकी आवाज से उसे पता चल गया कि तान्या खुद के आदर्शों पर चलने वाली औरत है। उसी समय वो ये भी बता रही थी कि वैसे तो उसने खुद उसे अपने साथ काम करने के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके हर एक कमांड को मानेगी। इस कोलैबोरेशन में वो दोनों बराबर के पार्टनर्स थे। तान्या ने उसे याद दिलाया कि मदद की जरूरत उसे है। उसे ही सिंघानिया फैमिली से छुटकारा पाना था। प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है, तुम मुझे कॉल कर लेना। प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि अशोक आप सबको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू, हम ध्यान रखेंगे। आप कोशिश करना कि आप उसका शक बढ़ने ना दें। ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तान्या के कॉन्फिडेंस ने प्रेसिडेंट की उम्मीदें बढ़ा दी थी। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसने सही डिसीजन लिया। तो ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कोऑपरेशन सफल रहेगा। बिल्कुल। फिर उन दोनों ने फोन रख दिया। आदित्य और बाकी लोगों ने तान्या की प्रेसिडेंट के साथ बातें सुन ली कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए तान्या से पूछा, आखिर उनका कोऑपरेशन मिल ही गया? तान्या ने अपना सर हिलाया। हाँ, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मुझे लगता है कि अब उन्हें समझ आ गया है। आलिया ने पूछा, तान्या तुम्हें कैसे पता था कि एंड में वो सब हमारा साथ देंगे? बाकियों के दिमाग में भी यही सवाल था। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि हम सिंघानिया फैमिली को हरा देंगे। उन्हें जल्दी एक साइड तो चुननी ही थी, नहीं तो उनकी एंडिंग भी इतनी बुरी होती। पुनीत हंसने लग गया। लगता है प्रेसिडेंट इतना भी बेवकूफ नहीं है, और हमारे पास उसकी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के सबूत है। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो आई एम श्योर वो भी सिंघानिया फैमिली के साथ बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें अमित की गवाही की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर प्रेसिडेंट हमें धोखा नहीं देता तो हम इस गवाही का कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तान्या ने कहा, वैसे तो प्रेसिडेंट उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सके। क्या पता वो धोखेबाज निकले, और अगर उसने ऐसा किया तो तान्या उसको बर्बाद करने में बिल्कुल नहीं घबराएगी। हालांकि वो उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। प्रेसिडेंट की कोऑपरेशन से बाकी का प्लान अब आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्हें बस अब थोड़े और वक्त की जरूरत थी, और सिंघानिया फैमिली बर्बाद। और फिर प्रोजेक्ट गैलेक्सी का सीक्रेट भी सबको पता चल जाएगा, और वो अपनी मॉम को ढूंढ सकेगी। उस दिन का तान्या अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि अब जब वो अपने गोल के इतने करीब पहुंच गई थी तो वो अब केयरलेस हो जाए। इनफैक्ट अब वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गई थी और अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रख रही थी। वो अब किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दे सकती थी। सिंघानिया फैमिली को खत्म करने की उसकी इच्छा को कोई भी रोक नहीं सकता था। आदित्य और उसकी दोस्त भी उसे पूरा सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि अब डॉक्टर खुराना भी उनके साथ थे। दूसरे दिन उन्होंने डॉक्टर खुराना को भी फ्रांस बुला लिया था। चुपके से उन्हें एयरपोर्ट से लाने के बाद वो लोग जयंत से मिलने चले गए थे। प्रेसिडेंट ने सब कुछ पहले से अरेंज कर दिया था। उसने जयंत की ड्रिंक में नशे की गोलियां डाल दी थी ताकि उसे पता ना चले कि वो उसके साथ क्या कर रहे थे। तान्या का प्लान ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था और उसी मोमेंट से सिंघानिया फैमिली की बर्बादी भी शुरू हो चुकी थी। अशोक ने प्रेसिडेंट को धमकाने के अलावा तान्या के ग्रुप के पीछे अपने कुछ आदमियों को भी लगवा दिया था। उसका ग्रुप था कि जहां कहीं भी तान्या के ग्रुप का कोई मेंबर दिखे उसे ऑन द स्पॉट मार दो। हालांकि तान्या का ग्रुप कहीं छुप गया था। अशोक के आदमियों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर
वो लोग नहीं मिले। और दूसरी तरफ हर जगह जयंत के किए गए गुनाहों के बारे में ही डिस्कशन हो रहा था। वो फ्रांस में डिस्कस होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका था।